हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमपीडीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय संज्ञान अधिगम बाल विकास का इकाई 2। जी हाँ, इसके पहले ऑलरेडी हम इकाई 1 की वीडियो ला चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे, संज्ञान अधिगम बाल विकास की द्वितीय वर्ष की, वहां आपको मिल जाएगी। उसमें हमने एक वीडियो और भी लाया था जिसमें संज्ञान अधिगम बाल विकास इस विषय के बारे में पूरी जानकारी, यानी कि इस विषय को पढ़ने से पहले आपको जो जानकारी चाहिए, जैसे कि कितने मार्क्स की परीक्षा होती है, पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, इसका ब्लूप्रिंट क्या है, किस इकाई से कितने मार्क्स के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से आते हैं, ये सब कुछ मैंने वहां डिस्कस किया है। तो जाकर वीडियो जरूर चेक करना, चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करोगे मिल जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। चलिए शुरू कर लेते हैं, बात करते हैं एमपीडीएलएड के इस द्वितीय वर्ष के कोर्स में। नाम है संज्ञान अधिगम बाल विकास, पहला विषय विषय कोड 901, उसकी इकाई 2 जिसका नाम है बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन प्रक्रिया। जी हाँ, बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन प्रक्रिया यह द्वितीय इकाई है। इस द्वितीय इकाई की हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इस इकाई की बात करेंगे, अच्छी खासी ये यूनिट है, इस पे कुल 15 अंक आवंटित है। सबसे पहले इसके हम इकाई योजना यानी ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं। इसके अगर ब्लूप्रिंट पर आए, इसकी इकाई योजना पर आए, तो कुल इस पर जो अंक आवंटित है भाई वो है 15, यानी 15 मार्क्स की यूनिट है। बड़ी यूनिट है भाई, 15 नंबर कम नहीं होते। वस्तुनिधि देखेंगे तो 3 प्रश्न, यानी कि एक एक मार्क्स के 3 प्रश्न हो गए 3 नंबर। फिर 3 अंकों का एक प्रश्न, यानी ये भी हो गया 3 नंबर। फिर 4 अंकों का भी एक प्रश्न, यानी ये भी हो गया 4 नंबर। और फिर 5 अंक का एक प्रश्न, यानी ये भी हो गया 5 नंबर। अब टोटल हो गया भाई 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। तो इस प्रकार से टोटल ये 15 अंकों की क्या हो गई, इकाई होगी। यानी इस एक इकाई को पढ़कर आपको टोटल 15 अंक हासिल हो सकते हैं। तो ये हो गया इस इकाई का ब्लूप्रिंट यानी कि अंक योजना। अब चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो लेक्चर में, जहां हम डिस्कस करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें। जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपने एमपीडीएलएड प्रथम वर्ष की पढ़ाई हमारे से की थी तो आप तो जानते होंगे क्या मटेरियल, क्या सोर्स, क्या कंटेंट मिलता है। द्वितीय वर्ष का भी संपूर्ण कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, वहां से कोर्स परचेस करें। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त भाई 33% की छूट चल रही है। जी हाँ, 33% का ऑफ चल रहा है इस वक्त हमारे इस कोर्स पर। 33% ऑफ सिर्फ शुरुआत के 500 स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी को नहीं। उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा सीमित समय के लिए। अभी से परचेस करेंगे तो लंबे समय तक पढ़ पाएंगे। जी हाँ, परीक्षा को भी समय है तो आराम से पढ़ पाएंगे, वरना परीक्षा के जस्ट पहले खरीदेंगे, मटेरियल तो बहुत सारा है, पढ़ने में आपको उतना समय ही नहीं मिल पाएगा, तो आपके सारे पैसे वसूल नहीं होंगे। तो सारे पैसे वसूल होंगे कोर्स के जब आप डिटेल में पढ़ोगे, शुरू से पढ़ोगे। तो कोर्स जरूर परचेस करें। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको और भी कई वीडियोस मिल जाएंगे। और इस कोर्स में आपको मिलता क्या है, डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ आपको मैराथन वीडियो लेक्चर्स और हर यूनिट वाइज जो वीडियो लेक्चर भी है। और साथ ही साथ एग्जाम के टाइम पर एक प्रॉपर शेड्यूल टाइम टेबल के साथ एग्जाम से पहले भी अलग अलग और भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड होंगे, वो भी आपको मिलेंगे कोर्स में, न्यू कंटेंट उस समय भी। ठीक है, तो कोर्स जरूर परचेस करें। चलिए अब सीधा आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं इस इकाई की। तो इस इकाई की अगर बात करें तो भाई इस इकाई के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, वो है संज्ञान से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अब संज्ञान हमारे इस विषय का ही नाम है, संज्ञान अधिगम बाल विकास, तो उससे जुड़ा हुआ सवाल तो बनना ही चाहिए, आपको आना ही चाहिए। तो अगर संज्ञान की बात करें, संन्यास नहीं भाई, संज्ञान की बात करें, ठीक है, टंग ऑफ स्लिप हो जाता है कभी कभी, टंग ऑफ स्लिप नहीं भाई, स्लिप ऑफ टंग, यानी जुबान फिसलना। ये इंग्लिश का एक प्रोवर्ब की तरह है, जब बोलना कुछ चाहते हो लेकिन गलती से कुछ निकल जाए तब ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा शिक्षण का जो विषय था प्रथम वर्ष में उसमें भी था, और द्वितीय वर्ष में भी कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। तो बात करें संज्ञान से क्या तात्पर्य है, यह प्रश्न पीवाईक्यू है 2022 में पूछा जा चुका है। उसके अलावा और भी कई वर्षों में, जैसे कि जब द्वितीय चांस, सेकंड चांस का एग्जाम होता है द्वितीय अवसर, तो उसमें भी पूछा जा चुका है, मेंशन नहीं बट पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसका बात कर लेते हैं, चलिए है क्या। संज्ञान जो शब्द है ये शारीरिक नहीं, मानसिक यानी दिमागी बुद्धि, इसके लिए इस्तेमाल होता है, उससे संबंधित है। अगर मैं बात करूं तुम्हारा संज्ञानात्मक विकास हुआ है कि नहीं, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम्हारा मानसिक विकास हुआ है कि नहीं, तुम्हारा बौद्धिक विकास हुआ है कि नहीं। तो संज्ञान शब्द जो है वो मेंटल, वो मेंटल का मतलब दिमागी, मानसिक, बुद्धि वाला, इसको रेफर कर रहा है, वो किसी फिजिकल चीज को रेफर नहीं कर रहा है ना। होशियारी, टैलेंट, हो सकता है समझदारी, है ना, हो सकता है क्या समझदारी, इसको रेफर कर रहा है। संज्ञान शब्द का मतलब है, संज्ञान से तात्पर्य उन समस्त मानसिक योग्यताओं से है जिसका संबंध बुद्धि से होता है। जी हाँ, उन सभी योग्यताओं का, उन सभी आप कह सकते हो उस काम को करने की क्षमता का जो मानसिक रूप से जुड़ी है, बुद्धि से जुड़ी है, शारीरिक नहीं।
कोई व्यक्ति वजन उठा सकता है, ये उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं है। कोई व्यक्ति बड़े-बड़े सवालों को हल कर सकता है, ये उसका संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है? अब संज्ञान का आपको मोटा-मोटा अर्थ तो समझ में आ रहा होगा, ठीक? अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। बच्चे में मानसिक विकास तो आप देखते ही हो, कोई बच्चा पढ़ाई में बड़ा होशियार होता है, कोई नहीं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा हुआ है। ये समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि संज्ञान शब्द का मतलब ही क्या होता है? उसका मानसिक और बौद्धिक विकास। तो कोई बच्चा अगर होशियार है पढ़ाई में, तो उसका संज्ञानात्मक मानसिक विकास ज़्यादा हुआ है, ठीक? और कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं है, तो उसका संज्ञानात्मक और मानसिक विकास कम है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो आप देखिए, बालक में मानसिक योग्यताओं के विकास की स्थिति तीव्र होती है। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास यानी बौद्धिक विकास ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर एक 10 से लेकर 16 साल के बीच में जो बच्चा जितनी तेजी से पढ़ाई लिखाई सीख सकता है ना, उतनी तेजी से एक 25 साल का 30 साल का व्यक्ति नहीं सीख सकता, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उस उम्र में वो 12 10 से लेके 16 18 तक की आयु में जो दिमाग जितना तेजी से काम करता है, जितना तेजी से सीखता है कठिन से कठिन चीजें, भाई तुलना ही नहीं की जा सकती किसी बड़े एडल्ट व्यक्ति से। हम लोग सीख ही नहीं पाएंगे उतनी जल्दी, ठीक? तो मानसिक प्रवृत्ति विभिन्न अवस्थाओं में अलग-अलग ढंग से विकसित होती है। जो मानसिक परिस्थिति यानी दिमागी शक्ति कह सकते हो आप, या बुद्धि जो हो सकती है, अलग-अलग कंडीशन में अलग-अलग डेवलप होती है। यानी कि आप देखोगे, ऐसा बच्चा जिसके घर में सही माहौल मिला हो, माता-पिता बड़े अनुभवी हो, माता-पिता ने सही गाइडेंस दिया हो और घर में सुख शांति लाड प्यार एकदम बढ़िया चलता हो, तो उस बच्चे का मानसिक विकास आप ज्यादा देखोगे। पर कोई बच्चा जो एकदम ट्रॉमा से गुजरा हो, कोई बच्चे के घर में माता-पिता अक्सर झगड़ते रहते हो, घर का माहौल ही एकदम गाली-गलौज और एकदम वो आपराधिक प्रवृत्ति का मान लो, कलेश वाला एकदम मान लो, या कह सकते हो ऐसे लोग जिनकी बुद्धि बौद्धिक क्षमता ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे माहौल में कोई बच्चा विकसित होगा तो उसकी मानसिक स्थिति पर फ़र्क पड़ेगा। वो उतना विकासशील नहीं होगा, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। बालक के संज्ञानात्मक विकास में पियाजे ने अपने अनुभव को विशेष महत्व दिया। अपने मतलब पियाजे, जीन पियाजे जो हैं, उन्होंने कहा कि बालक का संज्ञानात्मक विकास यानी भावनात्मक विकास और मानसिक विकास तभी अच्छा होता है जब उसका जो माहौल, उसका जो वातावरण, या वो जो-जो सीखता है, जो-जो चीजें परिस्थितियों का सामना करता है, वो उस पर निर्भर करता है। ठीक है? कोई बच्चे के साथ बहुत धोखा हुआ, बहुत उसको दुःख झेलना पड़ा, बहुत कम उम्र में उसे जीवन की कठिन एकदम कठोरता का सामना करना पड़ गया, वो जल्दी मैच्योर बन जाता है, जल्दी परिपक्व हो जाता है, समझदार बन जाता है ना? ऐसा हमने देखा है कई बार, अक्सर ऐसा होता है। तो ये जीन पियाजे के हिसाब से कहा गया। तो संज्ञान के विकास का आभास इस बात से भी होता है कि बालक में किस प्रकार की संकल्पनाएं विकसित हो रही हैं। बालक शब्दों को सीखता नहीं, उसको ग्रहण भी करता है, उसको महसूस भी करता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो संज्ञान शब्द का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? मानसिक बौद्धिक विकास से संबंधित संज्ञान होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वयं का अर्थ लिखिए। ठीक है, अब ये पीवाईक्यूज है, ये जो आप प्रश्न आप देखेंगे ये पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी आ चुके हैं। तो सवाल है, स्वयं का अर्थ लिखिए। स्व, स्व का अर्थ लिखिए। स्वयं ने अभी स्वयं स्व कहेंगे है, स्व का अर्थ होता है स्वयं। जी हाँ, स्व का अर्थ क्या होता है? स्वयं। स्व मतलब अगर किसी ने पूछा कि ये किताब कैसे फट गई, तो कोई क्या बोलेगा? स्व, स्व ही फट गई, स्वयं ही फट गई, अपने आप ही हो गई। स्वयं का मतलब क्या? अपने आप, खुद को, है ना? तो स्व का अर्थ होता है स्वयं। ठीक है, स्व का अर्थ क्या होता है? स्वयं। तो स्वयं के बारे में ज्ञान हासिल करने की योग्यता, वह इसे अपने भाषा में और अपनी शैली में हासिल करना, यह स्वयं की पहचान करना, यही क्या है? स्व है। स्व का मतलब होता है खुद को जानना। ठीक है, जैसे आध्यात्मिक गुरु लोग, बाबा लोग कहते हैं ना, आप मनुष्य को ईश्वर को जानने से पहले स्वयं को जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वयं को जान लेंगे तो ईश्वर को जान लेंगे, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ईश्वर का निवास हमारे भीतर स्वयं में ही होता है, कहते हैं ना ऐसा। तो स्वयं का जानने का अर्थ ही, स्व को जानना ही स्वयं को जानना होता है ना? ये ध्यान रखेंगे, ये कहा गया है। तो खुद के बारे में ज्ञान हासिल करना, और वो ज्ञान अपनी भाषा में, अपने बौद्धिक स्तर पर हासिल करना, यही क्या है? अब कोई दूसरा आपको नहीं बताए कि आप क्या हो, है ना? आप खुद देखो कि क्या हो। जैसे मैंने एक, मुझे बड़ा अच्छा याद आ रहा है, एक मूवी शायद आपने देखी हो, मूवी थी बॉलीवुड की, उसका नाम था गली बॉय। गली बॉय में उसके पिताजी लड़के को कहते हैं, जैसे वो लड़का रैप गाना गाना चाहता है, उसका पैशन होता है, पढ़ाई लिखाई नौकरी उसका पैशन नहीं होता, पढ़ता तो है, वो पढ़ के पास किया रहता है, ग्रेजुएट हुआ रहता है। तो उसके पिताजी को कुछ कुछ बोलते हैं, तो वो क्या कहता है, कोई दूसरा थोड़ी बताएगा कि मैं क्या है। ठीक है, वो थोड़ा स्लम एरिया टपोरी भाषा सीन है, ऐसा मुंबई वगैरह का जैसा कुछ है। तो वो लड़का बोलता है अपने पिताजी को, पिताजी मतलब समझाते हैं ना, टिपिकल पिताजी, कि भाई नौकरी कर ले तभी भविष्य अच्छा रहेगा, दूसरे लोग ये सब बोलेंगे तुम्हें,
तो वो लड़का अपने पिताजी को जवाब देता है, कोई दूसरा मुझे बताएगा कि मैं क्या है, मैं क्या हूं ये मैं जानता हूं, आई हैव इनफ पोटेंशियल। लोग बोलते रह जाए कि क्या तू टीचर बनेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं तो क्या करेगा, 8-10 साल की प्राइवेट नौकरी करेगा। भाई मैं जानता हूं मेरा पोटेंशियल, मैं प्राइवेट टीचर बनूं चाहे गवर्नमेंट, लेकिन जैसा भी टीचर बनूंगा ऐसा बेहतरीन पढ़ाऊंगा ना कि भाई प्राइवेट में पढ़ाऊंगा तो अच्छा खासा पैसा, और अगर अच्छा खासा पढ़ा मैंने तो गवर्नमेंट नौकरी लगी जाएगी, और नहीं लगी तो प्राइवेट में पैसे की कमी नहीं। भाई प्राइवेट टीचर्स कितना कमा रहे हैं आप देख पा रहे होंगे। आजकल प्राइवेट टीचर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ा रहे, किसी एडटेक कंपनी चाहे पीडब्ल्यू अनअकैडमी कहीं भी पढ़ा रहे, और वहां पर सिलेक्शन कैसे होता है, डेमो देके रेज्यूम दीजिए, डेमो होगा, अच्छा पढ़ाया आपने, सिलेक्ट हो जाएंगे आप, सिंपल। तो ये लोग जो ज्ञान देते हैं ना, डीएड करने से बीएड करने से नौकरी नहीं मिलती, रट के डीएड की एग्जाम पास करोगे, रट के बीएड की एग्जाम दोगे, परीक्षा के एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम दोगे और बाद में सबको ज्ञान दोगे, सरकार को दोष दोगे कि नौकरी नहीं मिलती। भाई डीएलएड करके बीएड करके ही लोग लाखों कमाने वाले टीचर्स भी बने हैं, ठीक है। तो ये ज्ञान तो मत ही दो। अगर अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हो, अब टीचर क्यों बन रहे, क्योंकि सरकारी नौकरी मिल जाती है। टीचर क्यों बन रहे, क्योंकि भाई ये बड़ा आसान काम है। अच्छा, जब आसान काम है इस वजह से बने टीचर, पैसे के लालच में बने टीचर, काम ना करना पड़े इसलिए बने टीचर, और एक दिन पहले एक रात पहले पढ़ के डीएड पास करना, बीएड पास करने की सोच रखते हो, पन्ने भर के आओ, पन्ने भरने से पास हो जाते, पन्ने भर के आओगे तो टीचर बन जाओगे अच्छे, पन्ने भर के पास हो भी सकते हो लेकिन टीचर बन पाओगे अच्छे, टीचिंग क्वालिटी आ पाएगी अच्छी। तो ये ज्ञान वो लोग जो देते हैं ना, उनके मुंह बंद करने के लिए बोल देना भाई सामने, है ना, कि टीचिंग बाय चॉइस होनी चाहिए, बाय चांस नहीं। याद रखिएगा, इस फील्ड में आए हो तो ईमानदारी से 100% शिक्षक बनिए, और फिर देखिए कैसे पैसा नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो स्वयं को जानिए, आपको जाने बिना आप नहीं जानोगे तो दूसरे कैसे बता पाएंगे। कुछ भी बोलेंगे दूसरे आपको घमंडी बता सकते हैं, दूसरे आपको नकारा बता सकते हैं, दूसरे आपको निकम्मा बता सकते हैं, लेकिन आप जानते हो आप क्या हो, आपके अंदर क्या क्षमता है, याद रखिएगा, ठीक है, उसको जरूर लाइए। चलिए, तो स्वयं आपको समझ गया, स्व का अर्थ होता है स्वयं, स्वयं के बारे में जानना ही स्व के बारे में, अपने आप के बारे में जानना ही स्व कहलाता है। अगला सवाल, चिंतन से आप क्या समझते हैं। चिंतन एक्चुअल में क्या है, चिंतन जिसे हम थिंकिंग कहते हैं, सोचना अपने मन में, अपने में। अब देखो, हम जब भी कुछ काम करते हैं, उदाहरण के तौर पर आपने डीएड करने का सोचा होगा तो कुछ चिंतन तो किया होगा ना मन के अंदर, है ना, या आप टीचर बनने की फील्ड में आने की सोच रहे होंगे तो आपने कुछ तो चिंतन किया होगा, मन में सोचा होगा कि ये होगा, वो होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ये कर लेंगे तो ऐसा होगा, फिर उसके बाद ये कर लेंगे फिर ऐसा हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं। तो यही चिंतन है, ठीक है। तो चिंतन है क्या, चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक मानसिक क्रिया है। चिंतन क्या है, एक हाई लेवल की नॉलेजफुल मेंटल क्रिया, एक्टिविटी है। यानी एक बहुत ही, मतलब चिंतन करने के लिए दिमाग होना चाहिए पहले, भाई सोचने के लिए दिमाग हो चाहिए ना। कुछ लोग होते हैं उठे खाए पिए चले गए, कुछ नहीं सोचते, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, ये क्यों कर रहे हैं। और कुछ लोग के अंदर, आप में ऐसे भी होंगे जिनके अंदर पूरा प्लान है, मैं पहले डीएड पास करूंगा या करूंगी, फिर उसके बाद मैं टीईटी की परीक्षा पास कर लूंगी या सीटेट दे दूंगी, उसके बाद भर्ती परीक्षा जैसी आएगी पहले अटेम्प्ट में निकाल दूंगी, नहीं पहले अटेम्प्ट में निकला दूसरा अटेम्प्ट में निकाल दूंगी, नहीं निकला जब तक नहीं निकलेगा अटेम्प्ट दे के 2 3 4 में निकाल ही दूंगी। तो ये हो गया उसका प्लान। ये सोचने के लिए ना हिम्मत चाहिए, हिम्मत, और यहां से दिमाग चाहिए, ठीक है, ये सब में नहीं होता, ठीक है। तो चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान संगठित होता है। इस मानसिक प्रक्रिया में अक्सर स्मृति, मेमोरी, कल्पना यानी इमेजिनेशन, जब हम सोचते हैं कि डीएड करके ये परीक्षा पास कर लेंगे उसके बाद गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी, तो हम अपने आप को ना पोस्टेड देखते हैं, चेयर पे बैठे हुए क्लासरूम में पढ़ाते हुए, सरकारी वो टीचर का टैग लगते हुए, या फिर प्राइवेट टीचर ही क्यों ना बने, लेकिन क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छा फीडबैक मिल रहा है और अच्छी सैलरी भी मिल रही है, पैसा भी कमा रहे हैं, नॉलेज भी अच्छा खासा है, पहचान मिल रही है, समाज में इज्जत भी है। ये तब होगा जब आप कल्पना कर सको, और कल्पना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चिंतन, है ना, चिंतन, कल्पना, फैंटेसी, स्मृति, ये सब मानसिक प्रक्रियाएं मिलकर ही चिंतन को जन्म देती है। ये सब चिंतन में शामिल होती है। चिंतन की क्रिया सभी प्राणियों में होती है। कुछ लोग इसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़तोड़ मानते हैं। कुछ लोग क्या लगता है कि आसपास वातावरण से जो जो संदेश मिल रहे हैं, जो जो इशारे मिल रहे हैं, उस इशारों के दम पर ही हम सोचना शुरू करते हैं। ये बात सही भी है, बिल्कुल सही है। घर में अगर ताने मिलेंगे कुछ कर नहीं रहा तो क्या करना चाहिए, कैसे सबका मुंह बंद करूं, कैसे ये करूं, लगते हो ना सोचने, हो गया ना चिंतन, यही तो चिंतन है। तो यही चिंतन की परिभाषा। कुछ लोग तो इसे ऐसी मध्यस्थ प्रक्रिया मानते हैं जो किसी समस्या तथा समाधान के मध्य होती है। बिल्कुल सही बात है, आपने चिंतन करके डीएड चुन लिया तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, है ना। अब कर रहे हो तो ये आपके समस्या के समाधान और समाधान के बीच की स्टेज है। पहले समस्या थी, कुछ कर नहीं रहे, फिर आपने डीएड में एडमिशन ले लिया, आप कुछ कर रहे हैं,
तो लेकिन अभी तक कुछ बने नहीं ना, बस कर ही रहे हैं। तो समस्या से निकल गए, कुछ कर रहे हो, अब समाधान तक पहुँचना है, तीसरे स्टेप। तो समस्या और समाधान के बीच में क्या है? चिंतन, है ना? हम जो कर रहे हैं वो है। ठीक, क्लियर? ये हो गया चिंतन, समझ में आ गया क्या है चिंतन? ओके, चलिए आगे बढ़े। अब बात करेंगे चिंतन की विशेषताएं। चिंतन की क्या विशेषता होती है उस पर बात कर लेते हैं, क्या उसकी खासियत विशेषता होती है। तो चिंतन की विशेषताओं की बात करें तो जब भी ऐसा सवाल आए तो सीधा उत्तर मत लिखो भाई, मुंह उठा के डायरेक्ट उत्तर मत लिखो, पहले थोड़ा सा थ्योरी लिखो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है शॉर्ट में, थोड़ा और बड़ा बना सकते हो। जैसे क्या लिखा है? चिंतन की विशेषताएं लिखिए। चिंतन की कई विशेषताएं होती हैं, उनमें से कुछ विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं, या चिंतन की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनमें से कुछ विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं। ऐसा थ्योरी लिख दो 2 लाइन का। फिर लिखो नंबर 1, चिंतन में मानसिक प्रक्रिया निहित, निहित का मतलब होता है शामिल, ठीक है, आप लिख सकते हो वैसे भी, चिंतन में मानसिक प्रक्रिया शामिल होती है। दूसरा, चिंतन का कोई एक माध्यम होता है, यह माध्यम भाषा या प्रतीकात्मक व्यवहार से होता है। चिंतन सोचने के लिए आपको मन में सोचते हो ना, मन में अपने आप से बातें करना क्या होता है? चिंतन ही तो है। अपने आप से बातें करना क्या होता है? चिंतन ही तो है। ठीक, चिंतन के लिए किसी न किसी प्रकार की समस्या का होना जरूरी है। हम तब तक नहीं सोचते जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पास पूरे पैसे वैसे सब आ रहे होते, आप क्यों सोचते डीएड करने का, टीचर बनने का, है ना? नहीं थे पैसे या नहीं था कोई काम, कुछ करना चाहते थे, समस्या थी, तो कोई परिस्थिति होती है, कोई समस्या होती है, तो उसी के समाधान के लिए हम चिंतन करते हैं। ठीक, तो चिंतन के लिए किसी न किसी समस्या का होना जरूरी है। ठीक, चौथा, चिंतन में प्रयास एवं त्रुटि के तत्व निहित रहते हैं। यानी चिंतन जब आप करते हो तो आप सक्सेसफुल भी होंगे, आप फेल भी होंगे, ध्यान रखिए, गलती भी होगी, प्रयास भी होगा, ठीक है, आप प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, आपसे गलतियां भी होंगी, ठीक है, आप हो सकता है एक बार फेल हो, एक से ज्यादा बार भी फेल हो सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो सक्सेसफुल होंगे, ये भी गारंटी है ना? ये भी गारंटी है। भूखा कौन मर रहा है यार? कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो कर ही ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक ईमानदारी से बताऊं, थोड़ी सी बात, थोड़ा सा इसलिए सेट कर, जब मैं क्लास 12th में, 10th में, 11th में था ना, तो मैं अपने साथ देखता था ऐसे कई बच्चे हैं जो टपोरी जैसे रहते हैं, जो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते, बाउंड्री पास होते रहते हैं, टीचर जब पढ़ाता है तो अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। मुझे लगता था ना इनका भविष्य खत्म है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, इनके अंदर कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन भाई मैं गलत साबित हुआ। उस समय मैं ईगो में, कम सोच, छोटी सोच, तो जो मैं जब बड़ा हुआ तो मैं आज देख पाता हूँ कि मेरे साथ पढ़ने वालों में से कई छात्र ऐसे हैं जो उस समय बिल्कुल वैसा बिहेव करते, लेकिन आज वो एकदम ईमानदारी से, मेहनत से, सीरियस होकर ना कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, समाज में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपने परिवार का जिम्मेदारी संभाल लिए हैं। तो मैं गलत साबित हुआ, तब मुझे समझ में आया, अब समझ में मतलब आया, जब मैं होश संभाला तो समझ आया नहीं यार, वो सोच मेरी गलत थी उस समय पर, याद रखिएगा, है ना? तो ये भाई जरूरी है कि भाई जब आप ट्राई करेंगे तो आप फेल होंगे, ठीक है, फेल होंगे, लेकिन एक ना एक दिन सक्सेसफुल जरूर होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चिंतन स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। पहले हम बड़ी चीजों की बात करते हैं, फिर छोटी छोटी चीजें, जैसे कि हमें गवर्नमेंट टीचर बनना है, बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए पहले एडमिशन लेना होगा, डीएड का फॉर्म भरना होगा, फीस जमा करनी होगी, छोटी छोटी चीजें। पहले बड़ी चीज सोच लेते हैं, फिर छोटी चीज। तो चिंतन में पहले स्थूल यानी बड़ी बड़ी चीजें सामने आती है, फिर सूक्ष्म छोटी छोटी चीजें पे सोचते हैं, ऐसा होता है। तो चिंतन स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। आगे बढ़े, अगला देखिए, अगला है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बतलाइए। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जी हाँ, जो ब्रूनर है उन्होंने संज्ञानात्मक, जेरोम ब्रूनर, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अब संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है भावनात्मक विकास, यानी इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अमेरिकन के जो ये मनोवैज्ञानिक है जेरोम ब्रूनर, वो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो तत्कालीन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विकल्प के रूप में, यानी अगर संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो जीन पियाजे तो सबसे आगे हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है, उनका ही नाम आता है। लेकिन जीन पियाजे से कई लोग असहमत भी थे, है ना? तो उनका कुछ विकल्प था कि अगर कोई और थ्योरी हो जो काम में आ सके, तो वो था ब्रूनर का सिद्धांत। तो जीन पियाजे के तत्कालीन संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विकल्प के रूप में कौन सा सिद्धांत, किसका सिद्धांत देखते हैं भाई? वो देखते हैं ब्रूनर जी का। तो जीन संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में दो लोगों का बहुत नाम आता है, एक है जीन पियाजे का और दूसरा है ब्रूनर का, ठीक है। और ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो जीन पियाजे के सिद्धांत के ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक के रूप में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बालकों के संज्ञानात्मक व्यवहार का विस्तृत अवलोकन करके व्यवहारिक सिद्धांत देना, प्रतिपादित करना, है ना, यही ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। अब उस ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 3 स्तरों पर, 3 लेवल्स में बांटा गया है, ठीक है। सवाल ऐसा भी आ सकता है कि संज्ञानात्मक, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास को कितने स्तरों में बांटा गया है, कौन कौन से? तो भाई 3 स्तर में बांटा गया है। एक क्रियात्मक अवस्था,
इनएक्टिव स्टेज, दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था आइकोनिक स्टेज, और उसके बाद तीसरा संकेतात्मक अवस्था यानी कि सिंबॉलिक स्टेज। इनएक्टिव स्टेज, आइकोनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। तो क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था, ये 3 अवस्थाएं हैं ब्रूनर के सिद्धांत की। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, भाई ये तो सवाल खत्म होता है यहीं पर। ये पूरी इकाई जो इकाई 2 है संज्ञानात्मक विकास से, ये जो संज्ञान अधिगम बाल विकास का ये जो इकाई है, इसकी पूरी यूनिट यही खत्म होती है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता दिए। इसके डिटेल में और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हमारे कोर्स में आपको उपलब्ध होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे कोर्स की लिंक है, ऐप की लिंक है। ऐप डाउनलोड करेंगे, सीधा आप जाएंगे, वहां पर कोर्स मिलेगा 2026 का एमपीडीएलएड का, वो कोर्स आप द्वितीय वर्ष का परचेस कर लेंगे। उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यूज के वीडियोस अलग से, सब कुछ आपको मिल जाएगा उस एकमात्र कोर्स में। जी हाँ, चलिए वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ऐप की लिंक मिल जाएगी। बिना किसी कूपन कोड के डायरेक्ट 33% का ऑफ चल रहा है। जी हाँ, अभी सीधा 33% की छूट चल रही है। कितना? 33% की छूट चल रही है सीमित समय के लिए। कोर्स जरूर परचेस करें। और ये वीडियो यूजफुल लगी हो, लाभदायक रही हो, सीखने मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना। आपके दोस्तों का जो टेलीग्राम ग्रुप हो आपका या व्हाट्सएप ग्रुप हो कॉलेज का, उन तक जरूर शेयर करें और हमारी प्लेलिस्ट चेक करें वीडियो देखने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।